न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सियासत से। 8 राज्यों के राज्यपाल को बदल दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की चर्चा, कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और उस बीच ये बड़ा फैसला। 8 राज्यों के राज्यपाल को बदल दिया गया है और इसमें भी सबसे बड़ी खबर यह है, थावरचंद गहलोत जो अभी तक केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा है, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, अब वो केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया जा रहा है। बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल बना दिया गया है। मंगू भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया है। राजेंद्र आर्लेकर को हिमाचल का राज्यपाल बना दिया गया है। रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल बना दिया गया है। हरि बाबू को मिजोरम का राज्यपाल बना दिया गया है। पीएस श्रीधरन पिल्लई को गोवा का राज्यपाल बना दिया गया है। तो ये बदलाव हुए हैं राज्यपालों 8 राज्यों के राज्यपालों के कार्यभार में। तो ये बड़ी खबर केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार से ठीक पहले। लगातार कई नाम, कौन कौन से नाम होंगे केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा कौन कौन से होंगे, ये नाम लगातार अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। उस बीच ये बड़ी खबर आई है कि 8 राज्यों के राज्यपाल को बदल दिया गया है और इसमें थावरचंद गहलोत जो कि अभी तक केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, अब उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो कौन कौन से राज्यपाल, अब किस राज्य के कौन कौन राज्यपाल होंगे, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। जो इस वक्त की बड़ी खबर है। मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, केंद्रीय कैबिनेट की चर्चा लगातार एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं कि कौन कौन होगा केंद्रीय कैबिनेट में, लेकिन उस बीच ठीक उसके पहले ये बड़ी खबर, 8 राज्यों के राज्यपाल में परिवर्तन और उसमें थावरचंद गहलोत बड़ा नाम। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले थावरचंद गहलोत को जो है गवर्नर बनाया गया है कर्नाटक का। तो निश्चित तौर पे अब देखने वाली बात यह होगी कि अब उनके कोटे से, मध्य प्रदेश के कोटे से कौन मंत्रिमंडल में शामिल होता है। लेकिन इसके अलावा देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण और नाम आ रहा है, आनंदीबेन पटेल जो प्रभारी जो गवर्नर थी आपकी मध्य प्रदेश की, अब उनको वहां से जो है अब वो प्रभार खासतौर पर उनसे ले लिया गया है और उनकी जगह मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर होंगे। इसके अलावा रमेश बैस के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, बहुत पुराने संघ के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे और उनको त्रिपुरा से ट्रांसफर करके झारखंड का गवर्नर बनाया गया। हरि बाबू की हम बात कर रहे हैं जिनको मिजोरम का गवर्नर बनाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, जो सत्यदेव नारायण की बात है, जो गवर्नर हरियाणा थे, उनको त्रिपुरा ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा श्रीधरन पिल्लई की बात हम कर रहे हैं, जो मिजोरम के गवर्नर हुआ करते थे, अब उनको गोवा भेज दिया गया है। और खासतौर पर ये राज्य इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले वक्त में वहां पर विधानसभा चुनाव है। लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई लोगों को यहाँ पे ट्रांसफर भी किया। लेकिन दूसरी ओर सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि कैबिनेट का विस्तार होने वाला है 1 से 2 दिनों के अंदर। ठीक है, चलिए मोहित, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार से पहले 8 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। थावरचंद गहलोत जो कि अभी केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा हैं, अब वो कर्नाटक के राज्यपाल की भूमिका में होंगे। और इस बीच बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया देवास दौरा रद्द कर दिल्ली आ रहे हैं। एलजेपी नेता पशुपति पारस भी दिल्ली में है, दिल्ली में उनको बुलाया गया है। जेपी नड्डा से मुलाकात भी होगी। बिहार जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी दिल्ली आ रहे हैं। जेपी नड्डा के घर से कई सांसदों को फोन गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर और ये इन सभी सांसदों को ये कहा गया है कि आप दिल्ली पहुंचिए और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करिए। देवास दौरा रद्द कर इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली आ रहे हैं। दोपहर 3:30 के फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कुछ देर पहले वो उज्जैन में थे। उज्जैन में महाकाल मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। हालांकि उस दौरान उनसे केंद्रीय कैबिनेट को लेकर सवाल जरूर किया गया, तो उन्होंने कहा कि अभी वो बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और जब भी उज्जैन आते हैं तो महाकाल का आशीर्वाद वो जरूर लेते हैं। लेकिन पिछले साल जब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, जब मध्य प्रदेश में सत्ता बदल गई थी, जब बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता में आने का मौका मिल गया था, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में प्रवेश दे दिया गया था। राज्यसभा की सदस्यता। सर आज जेपी नड्डा जी बुलाया क्या सर, अमित शाह जी? सर इसका 12 लोगों का सस्पेंड किया था, उसका बारे में थोड़ा सा सर एक ही दो। तो नारायण राणे को आप सुन रहे थे, नारायण राणे भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि वो भी केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा होंगे। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे पिछली बार अब उन्हें बीजेपी ने अपनी सदस्यता दिलाकर जब राज्यसभा पहुंचाया था, तभी यह माना गया था कि वो केंद्र की सियासत में होंगे। दीपक चौरसिया सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक सर, लगातार अब तो तस्वीर साफ होने लगी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, पशुपति पारस, ये सारे नाम अब केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा होंगे।
आप देखिए, नामों पर मैं अभी अटकल नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो इंडिकेट करती है कि रिशफल होने जा रहा है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल थावरचंद गहलोत को केंद्रीय कैबिनेट से हटाकर कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया है। कि अब इंडिकेट कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जल्दी ही 1 या 2 दिन के अंदर कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं। पॉलिटिक्स में गैसेस करने में कोई बुराई नहीं है, नामों का विश्लेषण करने में कोई बुराई नहीं है। आपने जो नाम बताए वो बिल्कुल इसी नियत से लाए गए हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो सर्बानंद सोनोवाल हो, चाहे वो पशुपति पारस हो। ये जो नाम है ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है। अनुप्रिया पटेल भी दिल्ली पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर कुछ जातीय समीकरणों को भी साधना है। थावरचंद गहलोत जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दलित नेताओं में से थे, उनको राजभवन भेज देना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट में कुछ युवा और कुछ पुराने मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को चाहते हैं। ये पूरा एक इंडिकेशन है। थावरचंद गहलोत का आज मंत्रिमंडल से हटाकर गवर्नर बनाया जाना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम में कोई बड़ा फेरबदल करने वाले हैं। बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 साल पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार के। ये इस सरकार में पहला कैबिनेट एक्सपेंशन होगा और साथ ही साथ मोदी 2.0 में अब प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जीतने की है। तभी 2024 में दिल्ली का रास्ता उनका साफ हो जाएगा। अगर पार्टी उत्तर प्रदेश हार जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल में इतनी मेहनत करने के बाद उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। हालांकि 77 सीटें उसने जरूर प्राप्त की। इसलिए और कोरोना की दूसरी लहर के बाद सरकार को काम करना भी है और करते हुए दिखना भी है। इस लिहाज से इस फेरबदल को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और मुझे लगता है जैसे पहली बार की कैबिनेट में लगभग 2 साल बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया गया था, ठीक वैसा इस बार भी होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। सुशील मोदी को राज्यसभा लाया गया है, उनके बारे में भी ये संकेत है कि उन्हें बड़े मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड जो सहयोगी संगठन है, उसके दो नेता ललन सिंह और आरसीपी सिंह जो कि अभी जेडीयू के अध्यक्ष बने हैं, उनको भी लाया जा सकता है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत एविडेंट नाम है। ऐसा इंडिकेशन उनके ऑफिस से मिल रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश दौरा छोड़कर दिल्ली बुलाया गया है। ठीक है दीपक सर, आपने 2 बातें कही। एक तो युवा चेहरों को शामिल करना है, कुछ पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उनको कैबिनेट में शामिल करना है। तो 2 प्राथमिकताएं आपके हिसाब से, एक तो युवा चेहरा, दूसरा उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जाहिर सी बात है वो टारगेट पर रहेगा। तो क्या ये माने कि उत्तर प्रदेश से संख्या सबसे ज्यादा हो सकती है इस बार के कैबिनेट विस्तार में? राकेश, ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होने जा रहा है। आपको याद होगा जब 2022 में अब चुनाव है। अगर हम 2017 के चुनाव की बात करें तब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए एक लंबा काम किया था। सभी तरह के जातिगत समीकरण साधे थे। खासकर ब्राह्मण नेतृत्व में काफी ऊहापोह है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई में। उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो कट्टर ठाकुर माने जाते हैं। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के को फीडबैक मिला है कि ब्राह्मण समाज उनसे नाराज है। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी सोशल इंजीनियरिंग जरूर की जाएगी मोदी कैबिनेट विस्तार में कि कुछ नए ब्राह्मण चेहरों को प्रमोट किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। कैबिनेट में कलराज मिश्र एक बड़े ब्राह्मण चेहरा थे, महेंद्र नाथ पांडे उनकी जगह है। लेकिन मुझे इस बार लगता है कि कोई युवा ब्राह्मण चेहरा पार्टी आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि पहले जो पहली पीढ़ी हम बोलते थे वो अटल आडवाणी की होती थी, जो दूसरी पीढ़ी थी वो प्रमोद महाजन, नरेंद्र मोदी वगैरह की थी, जो तीसरी पीढ़ी है वो धर्मेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव जैसी की है। अब जो चौथी पीढ़ी है जिसमें हाल ही में कई 45 प्लस के युवा नेता शामिल किए गए हैं, कुछ को 2 टर्म का एक्सपीरियंस है अगर संसद की बात की जाए। और उस अगली पीढ़ी को प्रमोट करना जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी है। हमारी एक बार संघ के प्रमुख व्यक्ति से बात हुई थी तो उनका कहना था केंद्रीय मंत्रिमंडल में 45 से 50 के उम्र के बीच के भी अच्छे खासे प्रतिनिधि। दीपक सर, आपने कहा कि पॉलिटिकल एनालिसिस में जी आपने कहा कि पॉलिटिकल एनालिसिस में और जब खबरों पर चर्चा करते हैं तो नामों पर चर्चा होती है और वो चर्चा होनी भी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में कुछ नाम जो लगातार चर्चा में है, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, वरुण गांधी का भी इस बार से जोर शोर से नाम सामने आ रहा है। अगले चुनावों को देखते हुए रामशंकर कठेरिया, अनिल जैन, रीता बहुगुणा जोशी, जफर इस्लाम, इन सारे नामों की चर्चा है जोर शोर से।
बिल्कुल बिल्कुल इन सारे नामों की चर्चा है। और आप देखेंगे गीता बहुगुणा जोशी प्रकाश से आती हैं, सैयद जफर इस्लाम की अगर बात कर लें तो वो एक बैंक के एमडी रहे हैं, साथ ही साथ फाइनेंस पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, अच्छे पद पर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं और पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को साथ लेकर चलते हुए दिखाई देना है। भले से मुसलमान उनको वोट ना ले तो सैयद जफर इस्लाम एक नाम हो सकते हैं। अगर आप यंग फेसेस की बात करें और ब्राह्मण फेस की बात करें तो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जो राज्यसभा के सांसद हैं, अरुण जेटली जी का टर्म जो उनको मिला था उसके बाद अब वो राज्यसभा में पहुंच गए हैं, वो एक बहुत अच्छा नाम हो सकते हैं। कई पार्टी के युवा प्रवक्ता हैं जिनको जगह दी जा सकती है। नामों पर तो हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं राकेश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस जो हम जनरेशन नेक्स्ट की लीडरशिप जिसे कहें, जिसमें हाल फिलहाल के लगभग सभी प्रवक्ता शामिल हैं। और इससे जैसे हमने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी प्रवक्ता रहे हैं उन सबके मंत्री बनने की भी एक परंपरा रही है। अगर ऐतिहासिक ढंग से आप देखिए, रविशंकर प्रसाद हो गए, सुषमा स्वराज जी, और सुषमा स्वराज जी प्रवक्ता हुआ करती थी, उसके बाद वो मंत्री बनी पहली बार 13 दिन की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री, हमको ये बात याद रखना होगा। तो ऐसे कई प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी में प्रमोट होते रहे। अरुण जेटली मुख्य प्रवक्ता थे, वो कितने महत्वपूर्ण मंत्री बने। तो मुझे लगता है कि ये जो चेंजेस हैं ये जनरेशन नेक्स्ट वाले चेंजेस हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का खासा ख्याल रख सकते हैं। साथ ही साथ नारायण राणे का नाम क्यों आप पूछना चाहेंगे? नारायण राणे शिवसेना के धुर विरोधी है, धुर विरोधी। तो एक संकेत महाराष्ट्र की राजनीति को भी देना होगा कि देखिए, शिवसेना अगर हमारे से टूट के जाके सरकार बना सकती है तो हम आपके सबसे धुर विरोधी को कैबिनेट में लाकर एक राजनीतिक महत्व दे सकते हैं। तो ऐसे कई नाम है जिन पर बड़ी दिलचस्प चर्चा हो रही है। और ज्योतिरादित्य थोड़ी सी इस महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच में मुझे लगता है दीपक सर, विकास भी हमारे साथ जुड़े हैं, उससे पहले थोड़ी सी हम मध्य प्रदेश की भी चर्चा कर लें। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में जब से भाजपा में आए, मध्य प्रदेश की सत्ता बदली, उनको राज्यसभा की सदस्यता दिलाई गई, तभी से यह तय था कि जब भी कैबिनेट का विस्तार होगा, केंद्रीय कैबिनेट का, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया उसका हिस्सा होंगे। लेकिन इस एक्सपेंशन से ठीक पहले अगर थावरचंद गहलोत को राजभवन भेजा जाता है, जिसका आपने जिक्र किया, तो क्या यह कवायद इसलिए भी है कि एक सीट और खाली कर ली जाए? ज्योतिरादित्य सिंधिया तो आते, हो सकता है मध्य प्रदेश में 2 सीट देनी हो और तब उसमें जबलपुर से जो बीजेपी के सांसद हैं राकेश सिंह, जिनकी चर्चा जोर शोर से चल रही है, क्या इन दोनों नामों को एकोमोडेट किया जाएगा, इसलिए थावरचंद गहलोत को राजभवन भेजा गया? मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल से जनरेशन नेक्स्ट को जो लाने की बात है, मुझे लगता है कि दलित लीडरशिप का भी एक चेहरा भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करेगी। थावरचंद गहलोत पार्टी का सबसे बड़े दलित चेहरा थे और सबसे बड़े दलित चेहरा को प्रमोट करके गवर्नर बना देना और जो रोजाना की राजनीति है उससे दूर कर देना। गवर्नर बनना यानी राजनीति में एक अच्छा रिटायरमेंट माना जाता है। हमारे यही माना जाता है कि जिन नेताओं को राजभवन भेज दिया गया है उनकी पॉलिटिक्स में वापसी की जगह नहीं है। तो थावरचंद गहलोत जो है अब राजभवन के अंदर है, राजभवन में अंतर है, मतलब अब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य टेक्निकली तौर पर नहीं होंगे क्योंकि अब वो गवर्नर का पद संभालेंगे। तो मुझे लगता है कि थावरचंद गहलोत का परिवर्तन ही सबसे बड़ा इंडिकेशन है जो कहता है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में माना जाता है कि वो सरप्राइजेस देने में माहिर है। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। कुछ लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी थे और उनसे पूछा गया कि सर कैबिनेट का क्या? तो आप लोग जो चाहे लिखते रहें, लेकिन अगर मैं कैबिनेट विस्तार कर रहा हूँगा, फेरबदल कर रहा हूँगा, उससे पहले मैं एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर चुका हूँगा और मेरे पड़ोस वाले को भी नहीं मालूम होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो इसलिए नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद में आप सरप्राइजेस लेने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन हाँ, ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि अगले 1-2 दिन या इस हफ्ते के भीतर कैबिनेट का एक्सपेंशन होने वाला है, थावरचंद गहलोत का गवर्नर बनाया जाना। लेकिन नाम बिहार से, क्योंकि बिहार में बड़ी दिलचस्प स्थिति है, क्या कुछ बिहार को लेकर कवायद चली है? दीपक सर, पिछले दिनों में एलजेपी में जो रार आई, पशुपति पारस का नाम सामने आ गया, कुछ तो उनकी तस्वीरें भी आ गई जब वो नया कपड़ा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन बहरहाल, आप चूंकि जेडीयू की पहले भी नाराजगी रही थी, आरसीपी सिंह भी दिल्ली आ रहे हैं। क्या 2 लोग आ रहे हैं, आरसीपी और लल्लन सिंह। जो हमारी जानकारी थी वो ये थी, जेडीयू एक मंत्री पद पर मानने को तैयार नहीं है। आरसीपी सिंह जो है नीतीश कुमार के सबसे विश्वस्त है, लल्लन सिंह भी नीतीश कुमार के सबसे विश्वस्त है। तो ऐसा अटकलें लगाई जा रही है कि शायद उन्होंने 3 पद मांगे और बाद में 2 पद पर सहमति बन गई हो, लेकिन मैं इसको कंफर्म नहीं कह रहा हूँ। हाँ, 3 पद मांगे गए थे, इतनी जानकारी मुझे है। 1 पद से वो संतुष्ट नहीं थे जनता दल यूनाइटेड और यही उनकी सबसे बड़ी शर्त थी। अगर 2 बनते हैं तो अगर आप 2 नामों की बात करेंगे तो सबसे 2 प्रमुख नाम होंगे, लल्लन सिंह और आरसीपी सिंह। मेरे ख्याल से इनके बीच एक इक्वेशन बिठाना होगा। और जहां तक
चिराग पासवान जो हनुमान है उनकी बात है, तो राम हनुमान का साथ इस बार राम नहीं देने वाले हैं, यानी पशुपति पारस का रास्ता खुलने वाला है। निश्चित तौर पर पशुपति पारस का रास्ता खुलने वाला है। विकास हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और जिस तरीके से अचानक से 8 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए जाते हैं, अब ये माना जाए, जो आप थोड़ी देर पहले जानकारी दे रहे थे कि 8 तारीख को शायद अब एक्सपेंशन हो जाएगा, उस दिन शपथ ग्रहण हो जाएगा, नई जो कैबिनेट विस्तार है उसमें। जी देखिए, जब पहले भी बात हो रही थी, मैंने कहा कि काफ़ी पहले से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि कब कैबिनेट का विस्तार होगा, कौन कौन से लोग शामिल होंगे, कब किया जाएगा। तो जो अब धीरे धीरे स्थिति सामने आ रही है, तो उससे एक चीज़ बिल्कुल तय होता हुआ दिख रहा है कि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, 1 से 2 दिन में, यानी अगले 2 दिन में बताया जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। जो जानकारी मैंने पहले साझा की थी आपसे कि 8 तारीख को शुभ मुहूर्त आ रहा है, बृहस्पतिवार को 11 बजे का, तो हो सकता है कि उस शुभ मुहूर्त में कैबिनेट का विस्तार हो जाए। और जिस तरीके से परिवर्तन किया गया है, थावरचंद गहलोत को राजभवन की ओर भेज दिया गया है, तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब जो अटकलें थी, अब अटकलें नहीं रहेंगी, अब वो मूर्त रूप में सामने आने वाला है। लेकिन जैसा कि दीपक सर भी पहले कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय को और फैसले को लेकर के हमेशा से एक संशय की स्थिति जरूर बनी रहती है कि आखिर क्या होगा। जब तक मोदी पत्ते नहीं खोलते हैं, पूरी स्थिति साफ नहीं होती है। तमाम नाम है जिस पर अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन सही माने में कौन से लोग शपथ लेंगे, इसकी जानकारी तभी सब पुख्ता तौर पर होगी जब उसकी सूचना आ जाए। लेकिन हाँ, अब जो तैयारी दिखाई दे रही है, जिस तरह की हलचल दिखाई दे रही है, जिस तरीके से जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके घर से लोगों को फोन गया है कि आप दिल्ली पहुंचिए और उनके साथ उनको मुलाकात भी करनी है, देर शाम तक उनको मुलाकात करनी है, शाम से ही मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो अब बिल्कुल लग रहा है कि इस हफ्ते क्या अगले 2 दिन 3 दिन में ये बिल्कुल स्थिति हो जाएगी कि कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। लेकिन दीपक सर, जो हम बिहार की चर्चा कर रहे थे, जो 5 नाम जो आप जिक्र कर रहे थे कि संभवतः नीतीश कुमार चाहते हैं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बराबरी पर चुनाव लड़ी जेडीयू और बीजेपी, उसी तरीके से इस बार वो हिस्सा चाहते हैं। 5 नाम उनकी ओर से भेजे गए थे। इन 5 नामों में से कौन से 2 नाम होंगे? आरसीपी सिंह, ललन सिंह, संतोष कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और चंद्रेश्वर चंद्रवंशी। जानकारी है कि ये शायद 5 नाम भेजे गए थे, लेकिन असली रस्साकशी कहां पर 2 नाम पर सहमति बन सकती है दीपक सर, आपके हिसाब से? मुझे लगता है शायद 2 नाम पर सहमति बन जाएगी, और जितना मैं नीतीश कुमार को समझ पाया हूं, उनकी 2 चॉइसेस होंगी। वो चॉइस होगी आरसीपी सिंह और ललन सिंह। आरसीपी सिंह उनके प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और उनसे उनका एक बहुत पारिवारिक नाता है और बहुत ट्रस्टवर्दी है। नीतीश के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो भरोसे के लोग हो, नीतीश उनको प्रमोट करते हैं। ललन सिंह भी तो बहुत ट्रस्टवर्दी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको जरूर बताना चाहूंगा। अटकलें ये लगाई जा रही थी कि 7 तारीख को, यानी कल, मंत्रिमंडल विस्तार है। लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं, अभी भी कल 11 बजे सुबह कैबिनेट की बैठक शेड्यूल्ड है और उसी के बाद सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होनी है। अभी तक इन दोनों बैठकों को रद्द नहीं किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि राष्ट्रपति भवन तक अभी कोई इंटीमेशन नहीं पहुंचा है, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी एक्सरसाइज लगातार कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट्स भी नहीं ले रहे हैं, यानी लोगों से कम मिलजुल रहे हैं। इसका मतलब उनके लैपटॉप के अंदर अभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए एमपीज हैं, जो उनकी लिस्ट होगी, न केवल लिस्ट होगी, उनका बायोडाटा होगा, उनकी वीकनेसेस होंगी, उनकी स्ट्रेंथ होगी, और उस पर वो काम कर रहे होंगे। बड़ा थॉरो वर्क करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके लैपटॉप में हर तरह का डाटा मौजूद होता है। तो मुझे लगता है अभी जनरेशन नेक्स्ट में किसको प्रमोट करना है, ये भी देखना है पार्टी को। एक अटकल उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, वो वरुण गांधी की है। वरुण गांधी को प्रियंका गांधी की काट के तौर पर शायद मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं शायद ये हो ना पाए, क्योंकि वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद उनकी पार्टी से जो तनातनी हुई थी 2017 में, उसके बाद से संबंध सामान्य नहीं हुए हैं। लेकिन राजनीति में कभी अंतिम ना नहीं होती है, इसलिए संभावनाएं अभी भी बनी हुई है। प्रियंका गांधी की काट के लिए वरुण गांधी को आने वाले समय की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हुए प्रमोट किया जाता है। दीपक सर, आपने वरुण गांधी का जिक्र किया, पहले भी मैंने इस नाम का जिक्र किया था। वरुण गांधी एक लंबे समय तक अपने बयानों की वजह से कभी विवादों में रहे और उसी वजह से तनातनी हुई। अगर वरुण गांधी को लाया जाता है, केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरीके से बदलेगी, किस नजरिए से आप इसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपको कल तारीख क्यों नहीं हो सकती कैबिनेट विस्तार की, इसके लिए बताया कि सीसीईए और कैबिनेट की कल शेड्यूल बैठक है, जिसे अभी तक रद्द नहीं किया गया है। इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि शायद कैबिनेट का विस्तार कल ना हो, क्योंकि
कि 1-2 दिन में होने की बात हो रही है, इसीलिए 8 तारीख की बात कर रहे हैं। वरुण गांधी एक बहुत अच्छा नाम है, लेकिन पार्टी के साथ उनके संबंध गाहे बगाहे नरम और गर्म होते रहे हैं, इस बात को हमको ध्यान में रखना होगा। लेकिन अब प्रियंका गांधी की चुनौती है, इसलिए गांधी वर्सेस गांधी ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है। जब सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में अभी भी है, लेकिन उनकी तबीयत नासाज है, इसलिए वो कम एक्टिव रहती है। लेकिन जब सोनिया गांधी सुपर एक्टिव हुआ करती थी, तब मेनका गांधी को उनकी खास के तौर पर पेश किया जाता था। और अब शायद प्रियंका गांधी जनरेशन नेक्स्ट की गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर उतर रही है, और उत्तर प्रदेश बड़ी चुनौती बनने वाला है राहुल गांधी। इसीलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की काट के लिए वरुण गांधी को लाने की संभावनाओं पर जरूर विचार करिए भारतीय जनता पार्टी, इतना मैं जरूर जानता हूँ। ठीक है दीपक सर, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।